बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 73 मुलाहिज़ा फरमाएं। जीप कोलाई रोड से होती हुई साम लान रोड पर मुड़ गई। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। इस सड़क पर एक नाइट क्लब से कुछ लोग निकल रहे थे। वांग साई ने अचानक ही उछलकर माई सा को गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हुए चीखना शुरू कर दिया। मैंने एक लम्हा जाया कि ये बगैर उसके पैर पर गोली चला दी। माई सा भी चीख उठी। बहरहाल वो वांग साई की गिरफ्त से निकल गई। मैंने वांग साई को सीट पर गिरा लिया और पिस्तौल के दस्ते से उसके चेहरे और सर और सीने पर जरबे लगाने लगा। वो बुरी तरह चीख रहा था। मैंने पिस्तौल की नाल उसके सीने पर रख दी। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मेरे हल्क से बेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। वांग साई की आवाज बंद होगी। मैंने उसे सीट से उठने नहीं दिया, लेकिन गर्दन घुमाकर पीछे जरूर देखा था। नाइट क्लब के सामने खड़े हुए लोग हमारी जीपी की तरफ देख रहे थे। वहां एक दो गाड़ियां और टैक्सियां भी खड़ी थी, लेकिन किसी ने हमारे पीछे आने की हमाकत नहीं की। यह भी गनीमत था कि आसपास पुलिस की कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, वरना हमारे लिए परेशानी हो जाती। जब हम कॉटेज पहुंचे तो 1 बजने वाला था। वांग साई के पैर से बहने वाले खून से जीप के फर्श का सत्यानाश हो गया था। हमें देखते ही तारीकी में छुपे हुए 3-4 कबायली मुहाफिज हमारे करीब आ गए। इसे पीछे क्वार्टर में ले जाओ, वांगडी ने कैदी को उनके हवाले करते हुए कहा। अगर ये कोई हरकत करे या भागने की कोशिश करे तो उड़ा देना इसे। पैर जख्मी होने की वजह से वांग साई के लिए खड़े होना मुश्किल था। मुहाफिज उसे घसीटते हुए कॉटेज की पिछली तरफ ले गए। वांगडी ने एक और मुहाफिज को जीप के फर्श पर फैला हुआ खून साफ करने को कहा और बरामदे की तरफ बढ़ गया। थाई वगैरह जाग रही थी। आवाजें सुनकर वो भी बरामदे में आ गई। वांग साई को हम ले आए हैं, मैंने थाई की तरफ देखते हुए कहा। अभी थोड़ी देर में उससे मालूम करते हैं कि दारा वगैरह कहाँ छुपे हुए हैं। मेरा ख्याल है 1 कप काफी हो जाए, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे, वांग डी ने अंदर दाखिल होते ही कहा। माइसा भी हमारे साथ अंदर आ गई। रंगोली और जानकी उसे लेकर एक सोफे पर बैठ गई और थाई ने मुझ पर सवालात की बारिश कर दी। लूमा में देखते ही किचन में घुस गया था और चंद मिनट बाद वो हम सब के लिए काफी बनाकर ले आया। काफी पीने के बाद हम चंद मिनट वहां बैठे गपशप करते रहे। फिर मैं और वांगडिन कॉटेज से निकलकर पिछली तरफ आ गए। वहां एक तरफ वांगडिन और लूमा के लिए क्वार्टर्स थे और दूसरी जानिब गाड़ियों के लिए पुख्ता गैराज बने हुए थे। उन गैराज की तादाद 3 थी जो साथ साथ बने हुए थे। एक गैराज का दरवाजा खुला हुआ था और वांग साई गंदे फर्श पर बैठा हुआ था। उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और उसके बाएं पैर से खून अब भी रिस रहा था। वांगडिन लोहे की एक फोल्डिंग कुर्सी खोलकर दरवाजे के करीब बैठ गया। ये तुम्हारा शिकार है, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। जो कुछ पूछना है तुम ही पूछो, मैं आराम से यहाँ बैठकर तमाशा देखूंगा। कुछ खौफ और कुछ खून बह जाने की वजह से उसका चेहरा मुर्दों की तरह सफेद था। शराफे से कुछ उगलोगे या तुम्हारी जबान खुलवाने के लिए मुझे अपने हाथों और पैरों को हरकत देनी पड़ेगी। मैंने ये कहते हुए एक तरफ पड़ा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा उठा लिया। ये दरअसल पुराने टाई का टुकड़ा था जो तकरीबन 2 इंच चौड़ा और 2-2.5 फुट लंबा था। मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ हैं, वांग साई अकलाया। खौफ से आवाज भी उसकी नहीं निकल रही थी। वो औरत कौन थी जिसने तुम्हें सुबह एक कागज दिया था और वो कागज तुमने कहाँ पहुंचाया? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो औरत, वांग साई रुक रुक कर बोला। वो मेरी दोस्त है, हमारी मुलाकात 1 दिन पहले ही हुई थी। सुबह वो मुझसे मिलने वहां आई थी, लेकिन माइसा को मेरे साथ देखकर उसने चुपके से मुझे वो खत दे दिया और वापस चली गई। वो मुझसे शादी करना चाहती है, मगर शायद जबान से नहीं कहना चाहती थी, इसलिए पहले ही से ऐसा खत लिख कर ले आई थी। तो वो लव लेटर था। मैंने उसे घूरा और मेरा हाथ हरकत में आ गया। टायर का वो टुकड़ा चाबक की तरह उसके सीने पर पड़ा और वो बिल बिला उठा। मेरा हाथ रुका नहीं, मैं उस पर हिंटर की तरह वार करता रहा। पूछ से उसकी कमीज फट गई और कई जगहों से खून रिसने लगा। वांग साई की चीखें बड़ी खौफनाक थी। इस वीराने में तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा, जितना चीखना चाहो चीख लो, मैंने घुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर दूंगा, लेकिन उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि उस खत में किसके लिए क्या पैगाम था और दारा और चीफ आंग कहाँ छुपे हुए हैं। मैं कुछ नहीं जानता, वांग साई ने कहा। मेरा हाथ एक बार फिर हरकत में आ गया। इतनी मार अगर पत्थर पर लगाई जाती तो वो भी टूट कर बिखर जाता, लेकिन वो बड़ा सख्त जान साबित हुआ। उसकी जिद से मुझ पर जुनून सा तारी हो गया। मैं उस पर कोड़े बरसाता रहा और वो चीखता हुआ गंदे फर्श पर लौटता रहा। उसके जिस्म से रसने वाले खून से फर्श पर भी धब्बे पड़ रहे थे। मैंने टायर का वो टुकड़ा एक तरफ फेंक दिया और इधर उधर देखने लगा। गैराज के आखिरी हिस्से में एक मेज पड़ी हुई थी जिस पर औजार वगैरह रखे हुए थे। उनमें एक ड्रिल मशीन भी थी। मैंने लपक कर ड्रिल मशीन उठा ली और उस पर लिपटा हुआ तार खोलने लगा। वांगिन अब तक वाकई तमाशाई बना खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा था। मुझे ड्रिल मशीन उठाते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने ड्रिल मशीन के तार का प्लग गैराज की दीवार में नस्ब स्विच बोर्ड के एक सॉकेट में लगा दिया और उसके साथ वाला स्विच ऑन करके ड्रिल मशीन का बटन दबाया। ड्रिल मशीन के आगे पिंसल जितनी मोटी 3 इंच लंबी बट लगी हुई थी। इसे सीधा लिटा दो और इस तरह गिरफ्त में ले लो कि हिलने ना पाए, मैंने कबायली मुहाफिजों की तरफ देखते हुए कहा। वांग साई के हाथ अब भी पुश्त पर बंधे हुए थे। मेरे इशारे पर एक मुहाफिज ने उसके हाथ खोल दिए और उसे फर्श पर चित लिटाकर दोनों बाजू और टांगे एतराफ में फैला दी।
उसके बाद वो टांगों पर एक एक मुहाफिज खड़ा हो गया। अब वांग साई हरकत नहीं कर सकता था। गोली उसके बाएं पैर में लगी थी। मैं उसकी दाईं टांग के करीब बैठ गया और ड्रिल मशीन की बट उसकी रान पर रख दी और बटन दबाकर ड्रिल मशीन पर हाथ का दबाव डाल दिया। 3 इंच लंबी बिट गोश्त में सुराख करती हुई अंदर तक घुस गई। बारीक कीमे की तरह गोश्त के जर्रे और खून के छींटे मेरे चेहरे और कपड़ों पर भी पड़े। वांग साई के मुंह से निकलने वाली चीखें बहुत खौफनाक थी। वो मचलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुहाफिजों ने उसे पूरी तरह दबा रखा था। मैंने चंद सेकंड ड्रिल मशीन को दबाए रखा और फिर उसे बाहर खींच लिया और उसके साथ ही कबायली मुहाफिजों को इशारा कर दिया। वो वांग साई को छोड़कर अलग हट गए। वांग साई ज़िबा होते हुए बकरे की तरह फर्श पर तड़पने लगा। उसकी टांगों से खून का फुवारा बह निकला। वो वाकई सख्त जान था। इतनी अजियत उठाने के बावजूद बेहोश नहीं हुआ था। वांगडिन और कबायली मुहाफिज वहशत ज़दा सी नजरों से मुझे देख रहे थे। वांगडिन तो बहुत अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसे शायद तवक्को नहीं थी कि मैं इस कदर सफाकी का मुजाहरा करूंगा। मुझ पर अब भी जुनून सवार था। 2 रोज पहले मैंने हाईवे पर जो मंजर देखा था वो अब भी मेरी नजरों के सामने था। गोलियों से छिलनी 5 लाशें, उन्हें इस कदर बेदर्दी से मौत के घाट उतारने वाले दारा और इसके साथी थे। इनका सुराग लगाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। अब भी जबान खोलने को तैयार हो या नहीं? मैंने वांग साई पर झुकते हुए कहा। मैं तुम्हारे जिस्म में इस ड्रिल मशीन से इतने सुराख करूंगा कि इन्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी सुराख तुम्हारे दिल में होगा, इस जगह। मैंने ड्रिल मशीन पर लगी हुई बिट उसके सीने पर ठीक दिल के मुकाम पर रख दी। बताता हूँ। वो हाथ उठाकर चीख उठा। मैं मर रहा हूँ, मेरा खून बह रहा है। अभी तुम मरोगे नहीं, मैंने कहा और मुहाफिजों को इशारा किया। वांग साई को दीवार से टेक लगाकर बिठा दिया गया। एक मुहाफिज उसे पानी पिलाने लगा। मैंने वांगडिन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी अजीब से तासरात थे और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारा ये रूप देखकर तो मुझे बड़ी हैरत है, वांगडिन ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर बेरहम होगा। मैंने मुस्कुराते उसकी बात काट दी। मुझे ये रास्ता इन्हीं लोगों ने दिखाया है वांगडिन। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकता जब मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को खंजर के वार करके इससे भी ज्यादा बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। बात वही खत्म हो जाती तो आज मेरे हाथों में पिस्तौल ना होता, मगर दारा ने तो मुझे भी खत्म करना चाहा। इसने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मैं बचता रहा और छुपता रहा। इन्होंने मुझे एक लम्हे को भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। अब मैं इन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। उस रात जीप में अपने आदमियों की गोलियों से छीलनी लाशें तो तुमने भी देखी होंगी। क्या ये लोग इस काबिल हैं कि इन पर रहम किया जाए या तरस खाया जाए? वांगडिन लाजवाब हो गया। वो कोई जवाब ना दे सका। उसे अब तक ये मालूम ही नहीं हो सका था कि मैं इतना सफाक और बेरहम क्यों बन गया था। वो तो यही समझ रहा था कि ये हिरवन के बिजनेस का कोई चक्कर है। लेकिन अगर बात सिर्फ हिरवन की भी होती तो मौत के ये हरकारे इस काबिल नहीं थे कि इनके साथ कोई रियायत बरती जाती। हिरवन का जहर ये पूरी दुनिया में फैला रहे थे। नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी। स्कूल के 9 उम्र बच्चों को भी इसका आदी बनाया जा रहा था। ये लोग रहम के मुस्तहिक किस तरह हो सकते थे? मैं वांग साई की तरफ मुतवज्जो हो गया जो दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसने दोनों टांगे आगे फैला रखी थी। जख्मों से खून अब भी रिस रहा था। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी और आंखें बंद थी और होंठ भींचे हुए थे। मैंने उसकी टांग पर ठोकर मारी तो उसने चीखते हुए आंखें खोल दी। दारा कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो खालाई के एक काठी में है, उसने रुक रुक कर जवाब दिया। उसके साथ चीफ आंग और किम के अलावा 3 आदमी और भी हैं। किम, मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई तो वो भी उनके पास पहुंच गया। तुम लोगों से जान बचाने के लिए उसने तेज रू नदी में छलांग लगा दी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकलने में कामयाब हो गया और फिर उसने किसी जगह से फोन पर पुलिस चीफ से राब्ता किया था। पुलिस चीफ ही ने उसे एक काठी का पता बताकर वहां पहुंचने को कहा था। दारा और चीफ आंग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उस वक्त भी वो वहीं मौजूद था। कुछ ही देर बाद चीफ भी वहां पहुंच गया। दारा वगैरह ने उसे बताया कि तुम लोग किस तरह वहां पहुंचे थे और किस तरह रंगोली की गद्दारी की वजह से उन लोगों को वहां से भागना पड़ा। इसी दौरान में काठी में आग लग चुकी थी। धुएं के बादल उठ रहे थे और फिर धमाके होना शुरू हो गए। पुलिस चीफ ने हम सबको काठी से बाहर निकलने से सख्ती से मना कर दिया और खुद वापस चला गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे दरअसल चियांग राय में थाई वगैरह की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और मैं उसी रात वो जिम्मेदारी किसी और आदमी के सुपुर्द करके एक जरूरी काम से यहाँ आया था। उस वक्त दारा वगैरह इस काठी में थे जहाँ तुम लोगों ने हमला किया था, लेकिन चीफ ने मुझे उन लोगों से नहीं मिलने दिया, इसलिए मुझे अलग काटेज में रखा गया। लेकिन उस हंगामे के बाद दारा वगैरह भी वहां पहुंच गए। पुलिस चीफ के जाने के बाद दारा ने एक और मंसूबा बनाया और मुझे उसी वक्त चियांग राय वापस भेज दिया। उसका मंसूबा ये था कि मैं चियांग राय में कुछ मुकामी गुंडों की मदद से थाई और प्रसाद को खत्म कर दूं। इस तरह वो तुम्हारी कुव्वत को कम करना चाहता था। मेरा प्रोग्राम ये था कि उस रात उस मकान पर हमला कर दिया जाएगा जहां थाई और प्रसाद ने पनाह ले रखी थी। लेकिन शाम के कुछ ही देर बाद जब मैंने थाई और प्रसाद को मुसल्लह मुआवजों के साथ जीप पर निकलते देखा तो मैं समझ गया कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं। मैंने टेलीफोन पर दारा को इतला दे दी और फिर उन्हें रास्ते ही में मौत के घाट उतारने का मंसूबा दारा ही ने बनाया। उसी ने मुझे बताया था कि वो लोग किस जगह पर घात लगाकर बैठेंगे।
मैंने थाई की जीप का ताकुब शुरू कर दिया और फिर उनसे आगे निकलकर दारा वगैरह को बता दिया। पुलिस चीफ भी इस मंसूबे में शरीक था? मैंने पूछा। नहीं, वांग साई ने जवाब दिया। चीफ कोई हंगामा नहीं चाहता था। उसके स्पुर्द जो भी काम किया गया था वो उसे खामोशी से करना चाहता था, मगर दारा उसके कंट्रोल में नहीं था। दारा आज तक किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहा। पहले टाइगर ने और फिर पैड्रू ने भी उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बहुत खुद सर था। वही करता जो उसके मन में होता। और ये हकीकत है कि हंगामे बढ़ाने में दारा ही का हाथ है। अगर दारा ना होता तो टाइगर और पैड्रू इस किस्म के हंगामे कभी ना करते। वो खून रेजी से हमेशा गुरेज करते हैं। वो तो बस बैंक आके नाइट क्लबों में दादागिरी करके जग्गा टैक्स वसूल करते हैं। या फिर हिरवन का महदूद बिजनेस था, मगर दारा ने आकर सब कुछ बदल डाला। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने पूछा। मुझे यही बताया गया था कि खास मौके पर चंद लोगों की हिफाजत करनी है, मगर मुझे लगता है कि दारा अंदर ही अंदर कोई और चक्कर भी चला रहा है। इसमें शुबा नहीं कि टाइगर वगैरह महदूद पैमाने पर हीरोइन फरोख्त करते थे और ये बिजनेस भी बैंक आके होटलों और नाइट क्लबों तक ही महदूद था। मगर दारा ने इसे बड़े पैमाने पर हीरोइन की स्मगलिंग पर आमादा कर लिया और इस सिलसिले में जनरल खोराट से भी राब्ता करने की कोशिश की जाने लगी। बजाय जनरल खोराट के नुमाइंदों से बातचीत चल रही थी, लेकिन मुझे शुबा है कि दारा का जनरल खोराट से बराह रास्त राब्ता हो चुका है और उसने पैड्रू वगैरह को इससे बेखबर रखा है। अभी तुमने कहा था कि पुलिस चीफ को कोई खास काम सौंपा गया था जिसे वो खामोशी से पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता था। वो खास काम क्या है और किसने उसे वो काम सौंपा है? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वांग साई ने कहा, लेकिन उसे बैंकॉक की आला सरकारी अफीसर की आशीर्वाद हासिल है। मगर इसी दौरान में जीप पर फायरिंग वाला वाकया पेश आया जिसमें सरदार थालूब के आदमी मारे गए। हुकूमत को अंदेशा था कि इस वाकये को बुनियाद बनाकर कैरन कबीला बगावत ना कर दे। सरदार थालूब का गुस्सा ठंडा करने के लिए बजाय चीफ को मुअत्तल किया गया है, मगर उसकी पुरस्रार सरगर्मियां अब भी जारी हैं। वो औरत कौन थी और किसके लिए क्या पैगाम लेकर आई थी? मैंने पूछा। वो पुलिस ऑफिस में काम करती है, वांग सिंह ने कहा। चीफ ये चाहता है कि हम सब लोग उस काठी तक महदूद रहें, लेकिन दारा को उस पर एतमाद नहीं था। उसने चीफ की सरगर्मियों पर निगाह रखने के लिए मुझे शहर भेज दिया। उसकी इसरार पर ही चीफ ने अपनी बिल्डिंग का वो फ्लैट खाली करके मुझे दे दिया। मुझसे पहले उस फ्लैट में 2 गैर मुल्की सियाह ठहरे हुए थे जिन्हें किसी होटल में मुंतकिल कर दिया गया। दारा ने पुलिस चीफ को बावर कराया कि मुझे सिर्फ सरदार थालूब और उसके आदमियों की सरगर्मियों पर निगाह रखने के लिए यहाँ छोड़ा गया है। दारा बहुत चालाक आदमी है। मैं अब तक नहीं समझ सका कि वो इतनी जल्दी लोगों को अपने लिए काम करने पर आमादा कैसे कर लेता है। वो औरत पुलिस ऑफिस में मुलाजिम है, लेकिन दारा के लिए काम कर रही है और चीफ की सरगर्मियों के बारे में उसे रिपोर्ट देती रहती है। उस लिफाफे में बंद वो कोई ऐसी ही रिपोर्ट थी जो मैंने एक और आदमी के जरिए दारा को भिजवा दी थी। मैं चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर मुख्तलिफ नोयत के सवालात करता रहा। वांग साई ने यह तो एतराफ कर लिया था कि कोई गैर मामूली वाकया रूनुमा होने वाला है। अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही थी, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने वांग डिन की तरफ देखा। वो कुर्सी पर बैठा बड़ी दिलचस्पी से ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें उसके लिए सनसनीखेज इंकशाफात की हैसियत रखती थी। वो तो यही समझता रहा था कि मामला हिरवन की स्मगलिंग का है, लेकिन ये नित नए सनसनीखेज इंकशाफात सुनकर उसके चेहरे पर भी सनसनी सी फैल गई थी। मैं वांग साई से बहुत कुछ पूछ चुका था और मेरे ख्याल में कोई और अहम बात नहीं रह गई थी। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। वांग साई का चेहरा खौफ की शिद्दत से कुछ और भी सफेद हो गया। उसे कुछ और बोलने का मौका दिए बगैर मैंने पिस्तौल का रुख उसके सीने की तरफ किया और ट्रैगर दबाता चला गया। उसके लिए एक ही गोली काफी थी जो उसके सीने पर ठीक दिल के मुकाम पर लगी थी, लेकिन मैंने उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी थी। इसकी लाश उठाकर पीछे नदी में फेंक दो और ये फर्श धोकर साफ कर दो। यहाँ कोई निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। वांग डी ने कबायली मुहाफिजों को हुक्म दिया और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। हम दोनों गैराज से निकलकर काटी की तरफ जाने लगे। सरदार थालूब सुबह नाश्ते की मेज पर हमारे साथ मौजूद था। वांग डी ने सुबह सवेरे ही टेलीफोन पर उसे रात वाले वाक़े की इतला दे दी थी और वो इसी सूरत पर तबादला ख्याल के लिए खुद यहाँ चला आया था। वांग डी का ख्याल था कि आज रात इस काठी पर छापा मार दिया जाए जहाँ दारा वगैरह छुपे हुए हैं। मेरे असल दुश्मन तो दारा और चीफ आंग वगैरह ही थे, लेकिन इस वक्त जो मसला दरपेश था वो जाती दुश्मनी से ज्यादा अहम था। हमें शहनशाह के खिलाफ साजिश का सुराग लगाना था, इसलिए मैंने बड़ी शिद्दत से वांग डिन की इस तजवीज की मुखालफत की। ये मुनासिब नहीं होगा, मैंने कहा। वो दोबारा भाग गए या हमारे हाथ भी आ गए तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें तो शहनशाह के खिलाफ साजिश का सुराग लगाना है, इसलिए बेहतर यही है कि किसी और हंगामे में उलझने की बजाय खामोशी से अपना काम करते रहें। वांग साई के गायब होने से वो लोग होशियार हो गए होंगे और हो सकता है वो लोग खुद ही कोई हंगामा शुरू कर दें। वांग डी ने कहा, ऐसी सूरत में हम उनसे निमट लेंगे, फिलहाल हमें खामोश रहना चाहिए। मैंने कहा, वैदान ठीक कहता है, थालूब ने कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे जहन में क्या है? क्या कोई तजवीज? एक तजवीज है मेरे जहन में, मैंने कहा। पुलिस ऑफिस में मौजूद औरत जो दारा को इतलात फराम कर रही है हमारी मदद भी कर सकती है। ये कैसे हो सकता है? थालूब मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। वो दारा के लिए काम कर रही है, हमारे लिए कैसे? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है मिस्टर थालूब। मैंने उसकी बात काट दी। वो हमारे लिए भी काम करेगी।
वही तो जानना चाहता हूँ, कैसे? उसने उलझी हुई निगाहों से मुझे देखा। मैं जानने में खामोश रहा और फिर अपनी तजवीज के बारे में बताने लगा। आखिर में कह रहा था, इस मिशन में आपका कोई आदमी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह आपका नाम भी आएगा और फिर कोई गड़बड़ भी हो सकती है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात फराहम कर दी जाए आज शाम से पहले, और एक ऐसी गाड़ी जिसे आपकी गाड़ी की हैसियत से शनाख्त ना किया जा सके। ठीक है, थालूब गहरा सांस लेते हुए बोला। आज शाम तक तुम्हें मतलूबा मालूमात मिल जाएंगी और गाड़ी भी। उसके बाद भी हम देर तक बातें करते रहे और 11 बजे के करीब थालूब वापस चला गया। भाई साहब भी यहीं थी और उसे मैंने नहीं जाने दिया था। मेरा ख्याल था कि वांग साई की गुमशुदगी के हवाले से कोई हंगामा जरूर होगा। उस औरत ने माइसा को वांग साई के साथ देखा था और जाहिर है इसके बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि वो कौन है। इसे तलाश भी किया जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि माइसा को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने उसे 2-3 दिन तक काटी ही में रोक लिया। अलबत्ता थालूब के जाने की थोड़ी देर बाद मैंने ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए उसे शहर भेज दिया था। थालूब 2 घंटों बाद वापस आया। वांग साई के हवाले से शहर में खामोशी थी। अलबत्ता रुमाई विला के चौकीदार ने ये इंकिशाफ किया था कि इस बिल्डिंग में रहने वाला एक किराएदार गुज़िश्ता रात पुरअसरार तौर पर लापता हो गया है और एक आदमी उसके बारे में पूछने के लिए 2-3 मरतबा आ चुका है। बिल्डिंग के चौकीदार ने वांग साई के साथ आने वाली किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं किया था और वो यूरोपियन औरत जिसने गुज़िश्ता रात मुझे और वांग डीन को बिल्डिंग में देखा था और फिर हमें वांग साई और माए सा के साथ उसके फ्लैट से निकलते हुए भी देखा था, उसने भी इस सिलसिले में अपनी जबान बंद ही रखी थी। गैर मुल्की सियाह आमतौर पर ऐसे मामला से दूर ही रहते हैं जिनमें उनकी अपनी गर्दन फंसने का अंदेशा हो। पुलिस ऑफिस में अलबत्ता कुछ चलचल नजर आ रही थी। चीफ अगरचे मुअत्तल हो चुका था, लेकिन उसे भी सादा लिबास में पुलिस ऑफिस में देखा गया था। शाम 6 बजे थालूब का एक आदमी कार लेकर आ गया। बैंका की लाइसेंस प्लेट वाली वो कार देखने में अगरचे पुरानी लगती थी, लेकिन उसका इंजन बेहतरीन था। चियांग साइड में कोई मुकामी व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं था। यहाँ की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी चियांग राय ही में होती थी। उसके थोड़ी देर बाद थालूब का फोन आ गया। उसे पुलिस ऑफिस में काम करने वाली सूरत के बारे में खासी मालूमात मिल गई। उसका नाम रुंग सन था। उसकी रिहाइश बंगना रोड पर वाक़े एक शानदार काटे में थी। उसकी एक जवान बेटी भी थी जो चियांग माए यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी और इन दिनों यहाँ आई हुई थी। सुबह मैंने थालूब से कहा था कि मैं इस मिशन में उसके आदमी को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी जरूरत पड़ गई थी। मैं और थाई शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद थालूब की भेजी हुई कार में काटे से रवाना हो गए। जाहिर ड्राइविंग थाई कर रही थी। ये पहला मौका था कि हम मुआवजों के बगैर अकेले बाहर निकले थे। किसी नागयानी सूरत-ए-हाल का सामना भी हो सकता था, इसलिए मैं खासा मोहतात था। फसूल मेरे पास भी था और थाई के पास भी। मैंने वांगडिन से शहर के रास्ते समझ लिए थे और टूरिस्ट मैप भी अपने पास रख लिया था ताकि कोई रास्ता तलाश करने में दुश्वारी पेश न आए। हमने कार बंगना रोड पर खड़ी कर दी और रंग संत के काठी के आसपास तकरीबन 1 घंटे तक घूमते रहे। काठी वाकई बहुत शानदार था। यहाँ के पुलिस वाले बहुत दौलतमंद थे। रंग संत एक मामूली से ओहदे पर फाइज थी, लेकिन ये काठी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। काठी के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक छोटा सा शराब खाना था जिसके साथ काफी हाउस भी था। हम उस काफी हाउस में एक ऐसी बेद पर बैठ गए जहाँ से काठी पर भी निगाह रखी जा सकती थी। तकरीबन 15 मिनट बाद एक कार काठी के सामने आ रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, जबकि साथ वाली सीट पर जो लड़की बैठी हुई थी उसके लिए मेरे जहन में फौरी तौर पर क्यामती का नाम उभरा था। वो वाकई ही क्यामत थी। उम्र 25-26 के लगभग रही होगी। जब वो कार से उतरी तो उसे देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। उसने मुख्तसर सी शर्ट और बगैर आस्तीन के बुनियान टाइप की टी शर्ट पहन रखी थी। कार आगे निकल गई। लड़की के बैल बजाने पर दरवाजा संत ही ने खोला था। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो लड़की संत की बेटी थी। उन दोनों में बड़ी शबाहत थी। अगले रोज शाम का अंधेरा फैलने के बाद मैं और थाई फिर उस इलाके में मौजूद थे। आज हमारा प्रोग्राम कुछ और था। कार भी हमने काठी की पिछली गली में खड़ी की थी। काठी में अंधेरा था। मुझे और थाई को पिछले दरवाजे से काठी में दाखिल होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। हम दोनों बड़े इत्मीनान से हाल में एक सोफे पर बैठ गए। अगरचे अंधेरा गहरा था, लेकिन बत्ती जलाने की कोशिश हम में से किसी ने नहीं की थी। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तकरीबन 20 मिनट बाद सामने का गेट खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई औरत थी। कदमों की आवाज बरामदे में रुक गई और फिर दरवाजे के ताले में चाबी घुमाए जाने की आवाज सुनाई दी। काठी में आने वाला कोई भी होता उसे बरामदे वाला दरवाजा खोलकर सबसे पहले हाल में ही आना होता। स्विच बोर्ड भी बरामदे वाले दरवाजे के करीब ही था। दरवाजा खुलने के चंद सेकंड बाद चिट की हल्की सी आवाज उभरी और कमरा रोशनी से भर गया। एक लम्हे को तो मेरी आंखें चुंधिया सी गई, लेकिन फौरन ही सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो गई और मैं उस औरत की तरफ देखने लगा जो स्विच बोर्ड के पास खड़ी थी। वो संत थी। रोशनी होने के बाद संत सिर्फ एक कदम आगे बढ़ सकी और फिर इस तरह बेइसो हरकत खड़ी रह गई जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। हमें देखकर उसने जल्दी से अपना हैंड बैग खोलने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से इशारा किया तो उसका हाथ वहीं रुक गया। हम कोई हंगामा नहीं चाहते, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम अपनी आवाज पर काबू पाकर यहाँ बैठ जाओ तो हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं।
संत का चेहरा धुआं हो गया। वो परेशान निगाहों से कभी हम दोनों की तरफ और कभी इधर उधर देख रही थी। भाई ने उठकर उसके हाथ से बैग ले लिया और उसमें से लेडी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर बैग सेंट्रल टेबल पर रख दिया। कौन हो तुम लोग और मेरी बेटी कहाँ है? उसके लहजे में खौफ नुमाया था। वो एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। हमने संत की बेटी को नहायत ही खुफिया तौर पर अगवा कर लिया था। तुम्हारी बेटी खैरियत से है और मुझे तुम पहचानने से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि उस रोज पुलिस चीफ के दफ्तर में होने वाली मीटिंग में तुम भी मौजूद थी और तुमने मुझे अच्छी तरह देखा था। बैठ जाओ, डरो नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने पिस्तौल से सोफे की तरफ इशारा किया। संत की टांगे कपकपाने लगी। वो सामने वाले सोफे पर गिर सी गई। सोनिया कहाँ है? उसने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हारी बेटी बिल्कुल खैरियत से है। अगर तुम हमारे साथ ताउन करोगी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, 1 मिनट, पहले इत्मीनान कर लो कि तुम्हारी बेटी अब तक खैरियत से है। मैंने कमरे में इधर उधर देखा। साजो सामान बेहद कीमती था। दाईं तरफ खूबसूरत स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। मैंने उठकर वहीं खड़े खड़े काठी का नंबर मिलाया। कॉल वांग डिन ने रिसीव की। मेरे कहने पर उसने रिसीवर संत की बेटी सोनिया को दे दिया। मैंने फोन उठाकर सेंट्रल टेबल पर रखा और रिसीवर संत के हाथ में थमा दिया। उसने फोन पर चंद जुमले कहे, फिर मैंने फोन का क्रेडल दबा दिया और उसके हाथ से रिसीवर लेकर रख दिया। मैं संत को सिर्फ ये बावर कराना चाहता था कि उसकी बेटी हमारे कब्जे में है। तो क्या चाहते हो तुम? संत ने खौफ ज़्यादा सी नजरों से मुझे देखा। ताउन, मैंने कहा। ताउन की सूरत में तुम्हारी बेटी भी खैरियत से रहेगी और तुम्हें माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा। मैं जानला में खामोशी से उसके चेहरे को तकता रहा, फिर बोला, तुम दारा को पुलिस चीफ की सरगर्मियों से आगाह कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही ताउन करो। ये गलत है, मैं किसी दारा को नहीं जानती, उसने जवाब दिया। झूठ बोलकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगी, मैंने कहा। 2 दिन पहले रिवर व्यू रेस्टोरेंट के सामने तुमने वांग साई को जो खत दिया था, वांग साई ने भी सब कुछ उगल दिया है, इसलिए झूठ बोलने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ओह, संत के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया और फिर शायद उसने सच बोलने का फैसला कर लिया। वांग साई कहाँ है? दारा के आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। वो ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां उसे तलाश नहीं किया जा सकता, मैंने कहा। ओह, रंगसंत के चेहरे पर खौफ के साए गहरे हो गए। इत्मीनान रखो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम हमारे साथ ताउन करोगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। मगर वो अकलाई, अगर दारा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो लोग बहुत सफाक और बेरहम है। मैं तुमसे दारा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं करूंगा। वो रोबोज होने के बावजूद हमारी निगाहों से ओझल नहीं है। मैं उसे जब चाहूं चूहे की तरह पकड़ सकता हूँ। फिर क्या चाहते हो? रंगसंत बोली। हुकूमत के बाद आला ओहदेदार यहाँ आए हुए हैं, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो बगैर सरदार थारूब की जीप पर फायरिंग और उसके आदमियों के मारे जाने की इतला पाकर यहाँ आए हैं ताकि सरदार थारूब को किसी मुमकिन कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन मैं जानता हूँ कि उन लोगों का असल मकसद कुछ और है। मैं समझी नहीं, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम सब कुछ जानती हो और समझ रही हो, मैंने कहा। तुम पुलिस चीफ के दफ्तर में हो और पुलिस चीफ इस मामले में पूरी तरह मुलव्वस है। मुअत्तल किए जाने के बावजूद वो पुरस्कार सरगर्मियों में मसरूफ है और तुम उसकी सरगर्मियों से पूरी तरह वाकिफ हो। तो मैं कुछ नहीं जानती, वो रुक रुक कर बोली। देखो रंगसंत, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। वो जवान भी है और बहुत हसीन भी है। मैंने उसकी सलामती का वादा किया है, मगर ये वादा उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब तुम मेरे साथ ताउन करोगी। बसूरत दीगर मैं अपने वादे का पाबंद नहीं रहूंगा। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। उसकी आवाज रो देने वाली थी। क्या चाहते हो तुम? सुना है बैंकॉक से आने वाले आला अफसरान गोल्डन ट्राईएंगल की किसी शख्सियत से कोई खुफिया मीटिंग करने वाले हैं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो मीटिंग कब और कहाँ होगी और उसमें कौन कौन लोग शरीक होंगे। तुम जो उनके चीफ के बहुत करीब हो, वो तुम पर एतमाद भी करता है। ये अलग बात है कि पैसे के लालच में तुम उसे भी धोखा दे रही हो, लेकिन अब तो मामला तुम्हारी बेटी का है। अगर मतलूबा मालूमात दे दो तो सोनिया को कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई खुफिया मीटिंग होने वाली है, रंगसंत ने जवाब दिया। लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ कि मीटिंग कब और कहाँ होगी और उसमें कौन कौन शरीक होगा। चीफ ने मुझसे वादा किया है कि मैं उसके लिए काम करती रहूं तो वो बहुत जल्द मुझे किसी बड़े ओहदे पर पहुंचा देगा। तुम उसके लिए काम करती हो, मैंने कहा। तुम बहुत ज़हीन औरत हो। उसे शुबा नहीं होने दोगी कि तुम किसी और के लिए भी काम कर रही हो और किसी को ये भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी अगवा हो चुकी है। कोई उसकी गैर हाजिरी के बारे में पूछे तो तुम कह सकती हो कि वो सैरो तफरी के लिए दोस्तों के साथ कहीं गई हुई है। तुम्हारी बेटी दिन में 3 मरतबा तुमसे फोन पर राब्ता करेगी। उसकी आवाज सिर्फ तुम्हारे दफ्तर की ऑपरेटर सुनेगी। उसके बाद की गुफ्तगू वो इससे होगी। इस सिलसिले में जब भी कोई बात हो तुम मुझे इतलात होगी और मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी इतला के मुताबिक मीटिंग 1-2 रोज में होने वाली है। इसी दौरान में तुम्हारी बेटी हमारी मेहमान रहेगी, उसे कोई गजिंद नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी इत्मीनान के लिए यही काफी होगा कि तुम दिन में 2-3 मरतबा उसकी आवाज सुन लिया करोगी और अगर तुमने उस टेलीफोन के नंबर के बारे में मालूम करके किसी भी जरिए से कोई हरकत करने की कोशिश की
तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर तुम्हें अपनी बेटी की लाश मिलेगी। नहीं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, रंगसन ने जल्दी से बोलकर कहा। वैसे क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिसे उस रोज रिवर व्यू रेस्टोरेंट के सामने वांग साई के साथ देखा गया था? मैंने पूछा। नहीं, रंगसन ने नवी मैं सारी लाया, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। रंगसन के इस जवाब से मैं मुतमईन हो गया। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि रंगसन ने दारा वगैरह को माइसा के बारे में कुछ बताया ना हो, लेकिन ये जवाब मेरे लिए इत्मीनान के लिए काफी था। माइसा के लिए कोई खतरा नहीं था। यहाँ मेरी आमद का मकसद पूरा हो चुका था। मामला तय हो जाने के बाद मैं और थाई जाने के लिए उठ गए। थाई ने रंगसन का पिस्तौल भी उसके हवाले कर दिया। हम इस गाड़ी में पिछले दरवाजे से चोरों की तरह दाखिल हुए थे। हमारी वापसी भी अगरचे पिछले दरवाजे ही से हुई थी, मगर रंगसन हमें रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई थी। 2 दिन गुजर गए। शहर में न सिर्फ सुकून था बल्कि उसकी रौनक में भी इजाफा हो गया था। चियांगराई की तरफ से गैर मुल्की सियाहों की आमद फिर शुरू हो गई थी। चियांगसाई आने वाले गैर मुल्की सियाहों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी गोल्डन ट्राई एंगल ही से थी। यहाँ आने वाला हर शख्स वो बदनामे जमाना खित्ता देखना चाहता था जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा हीरोइन तैयार होती थी और पूरी दुनिया को यहाँ से ये जहर सप्लाई किया जाता था। ऐसे इलाकों की मईशत का दारोमदार ही सियाहत पर था। जिस इलाके में कोई गैर मामूली दिलचस्पी ना हो, सियाह उधर का रुख नहीं करते। इसलिए 2 दिन बंद रखने के बाद गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जाने वाली सड़क भी खोल दी गई। तीसरे दिन शाम को रंगसन के घर वाले नंबर पर फोन किया तो एक दिलचस्प इतला मेरी मुंतजिर थी।